हे गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ, तभी तो आपके लिए मॉक टेस्ट 2 लेके आई हूँ। ठीक है ना। चलो, मॉक टेस्ट 1 तो हम कंडक्ट कर चुके हैं। जिन लर्नर्स ने वो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे आपसे वहां से मिला और सब लर्नर्स ने ऑलमोस्ट सब लर्नर्स ने वहां पे स्कोर भी लिखा। और मुझे उम्मीद है जिन लर्नर्स ने पिछली बार स्कोर नहीं लिखा था वो भी इस मॉक में अपना स्कोर लिखेंगे। ठीक है, चाहे आपका कोई भी स्कोर हो, मगर बताइए जरूर। ठीक है, मुझे पता चलता है कि किस तरह के फिर मैं आपके लिए क्वेश्चंस फ्रेम करूं। पर ऑब्वियसली मैं एसएससी के पैटर्न पे ही क्वेश्चंस ला रही हूँ, खुद से नहीं बना रही हूँ। ठीक है, मैं वही कोशिश करती हूँ कि एग्जामिनर जो है वो इस तरह के टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन लाता है। ठीक है, तो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तो मुझे नहीं मिले वहां पे, मगर ऑलमोस्ट बाकी टॉपिक्स में मैं वही से कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज के लेक्चर में रहने क्या वाला है। कंप्यूटर का सेक्शन रहने वाला है सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से 25 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। जीके के 2 ही टॉपिक मैंने आपको दिए थे, डेमोग्राफी साइंसेस एंड फीचर्स और J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, तो ये तो कितनी बार कर चुके, फिर से करेंगे ताकि ये हमारे दिमाग में बिल्कुल छप जाए एग्जाम्स तक। ठीक है, और करंट अफेयर्स के आपके जो एमसीक्यू रहने वाले हैं 10 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इन दिए हुए ऑप्शंस में से ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप कौन सा नहीं है। ठीक है, क्या वो रियल वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूट्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा यहाँ पे। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप कौन सी नहीं है बताइएगा जरा। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसको ये थोड़ा एरर हो गया यहाँ पे, कौन सा होगा। आप पहले कॉपी पेन जो भी ले लीजिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कीजिएगा मार्क। पुराने लर्नर्स को तो पता ही है कैसे करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, रियल वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू लिखा है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, रियल वैल्यू कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप सबका सही हुआ होगा ये। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीक्वेंशियली अरेंज्ड स्टेप्स फॉर इंस्टॉलिंग ए सॉफ्टवेयर। जब आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो, तो किस तरह के स्टेप्स रहते हैं? क्या पहले डाउनलोड होता है, फिर रन होता है, इंस्टॉल होता है, या रन होता है, डाउनलोड होता है और फिर इंस्टॉल होता है, या रन होता है, इंस्टॉल होता है, या फिर डाउनलोड होता है, या डाउनलोड होता है, इंस्टॉल होता है और रन होता है? ठीक है, आप भी ऐप जब कोई डाउनलोड करते होंगे तो आपको सामने नजर आता है, आप सामने यही करते हो, बहुत बार यही चीज करते हो, पहले डाउनलोड करते हो, फिर वो इंस्टॉल होता है और फिर वो रनिंग स्टेज में जाता है, होता है ना ऐसे। सो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, इन अ कंप्यूटर विद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स आर स्टोर्ड इन लोकेशंस कॉल्ड। ठीक है, तो वो कंप्यूटर जिनमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वहां पे फाइल्स और फोल्डर्स फॉर एग्जांपल वो कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं? क्या वो स्टोरेज में होते हैं, क्या प्रोग्राम में होते हैं, डायरेक्टरीज में होते हैं, या स्टैक में होते हैं? कम ऑन मार्क योर आंसर। ओके, सो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टरीज में स्टोर होते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग किसका बेसिस है? क्या वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिस है, क्या लार्जर मेमोरी साइज का सिस्टम का बेसिस है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का बेसिस है, नन ऑफ द मेंशन्ड? क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीपीयू शेड्यूलिंग होता क्या है। सीपीयू शेड्यूलिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डिफरेंट प्रोसेसेस को, ठीक है, जैसे प्रोसेस P1 हो गया, ठीक है, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हैं या जॉब्स हैं, वो सीपीयू को एलोकेट करता है। किस तरह से वो इन प्रोसेसेस को सीपीयू को एलोकेट करता है, दिस इज कॉल्ड सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, बताइए यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सीपीयू शेड्यूलिंग किसका बेसिस है? ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मल्टी प्रोग्राम्स हो गए, उस दौरान ही क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो शेड्यूलिंग करेगा कि किस तरह से जो सीपीयू को ये प्रोसेसेस प्रोवाइड करने हैं ताकि वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है,
टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द, ठीक है, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को एक्सेस करना है, उसके रिसोर्सेज को लेना है, तो द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द, ठीक है, तो वो इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? क्या वो लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, सिस्टम कॉल प्रोवाइड करती है, असेंबली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है, या एपीआई परफॉर्म करता है? ठीक है, कौन प्रोवाइड करता है ये इंटरफेस? मार्क कीजिए अपना आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सिस्टम कॉल्स। तो देखो ये मैं आपको समझा देती हूँ कि सिस्टम कॉल होता क्या है बेसिकली। देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है, जो नई चीज़ है मैं आपको समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे यूज़र एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, यूएई लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, यूज़र एप्लीकेशन होती हैं, बीच में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कौन सा पार्ट जो है मेन जो काम करता है वो होता है कर्नल, ठीक है, कर्नल जो होता है उसको हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम बोलते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है? हमारे पास हार्डवेयर होता है, ठीक है, आप सबको पता है कि हार्डवेयर्स को कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, ठीक है, इंटरेक्शन करना, ये सब किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस होता है बिटवीन यूजर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। अब क्या होता है, ये यूजर एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो इंटरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम कॉल। क्या बोलते हैं? सिस्टम कॉल। अभी तक आपको समझ आया? यूजर एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कौन सा पार्ट ये सब करता है? कर्नल होता है, ठीक है। और जो कर्नल और यूजर इंटरफेस के बीच में, रुकिएगा एक सेकेंड, ओहो, ठीक है, यहाँ पे यूजर एप्लीकेशन थी हमारी, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम था जहाँ आप कर्नल बोल सकते हो, और यहाँ पे हमारा क्या था? एक सेकेंड भाई, यहाँ पे हमारा हार्डवेयर था, ठीक है। तो हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशन के बीच में कौन इंटरफेस प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कौन? कर्नल प्रोवाइड करता है। अच्छा, फिर क्या होता है यहाँ पे देखो, और जो यूजर एप्लीकेशन और कर्नल के बीच में इंटरफेस होता है, ठीक है, यूजर एप्लीकेशन और कर्नल के बीच में इंटरफेस को क्या बोलते हैं? सिस्टम कॉल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल समझ आया? देखो, जो जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोसेस P1 है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इस प्रोसेस को क्या हो रहा है? रिसोर्स की जरूरत पड़ रही है, इसको कोई रिसोर्स चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे बताएगा, ठीक है, जब इसको रिसोर्स की जरूरत होगी, अगर इस प्रोसेस को रिसोर्स की जरूरत होगी तो ये क्या करेगा? एक इंटरप्शन कॉज करेगा। क्या करेगा? इंटरप्शन कॉज करेगा, एक तरह की रुकावट कॉज करेगा, या आप बोल सकते हो एक सिस्टम कॉल को जनरेट करेगा। उसी इंटरप्शन को क्या बोलते हैं? सिस्टम कॉल। कि अब वो बताएगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मुझे भाई रिसोर्स चाहिए, अपना जो कंप्लीट होने के लिए मुझे रिसोर्स चाहिए, तो वो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? जब वो सिस्टम कॉल, ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं सिस्टम कॉल की, जिसके द्वारा वो कर्नल को बताता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी किसको बताता है? कर्नल को बताता है कि मुझे रिसोर्स चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस एक क्रिएट करता है सिस्टम कॉल, जो बताता है कर्नल को कि मुझे रिसोर्स चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन के लिए, अपनी आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए क्या चाहिए है? मुझे रिसोर्स चाहिए। तो उसको चीज़ को क्या बोलते हैं? सिस्टम कॉल बोलते हैं। एक बार फिर सुन लीजिएगा एक बारी। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रोसेस P1 है और इसको किसी रिसोर्स की ज़रूरत है ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, ओके। सो ये कर्नल को बताएगा, कैसे बताएगा? विया ए सिस्टम कॉल, ठीक है। सिस्टम कॉल के थ्रू ये कर्नल को बताएगा कि मुझे क्या चाहिए? रिसोर्स चाहिए। और ये जो सिस्टम कॉल है, ये जो कर्नल की सर्विसेज हैं, या आप बोल सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो प्रोवाइड करेगा प्रोसेस P1 को विया किसके द्वारा? एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस के द्वारा, API के द्वारा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है? एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस के द्वारा सिस्टम कॉल जो है वो रिसोर्सेज ऑफ द कर्नल या ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एक प्रोजेक्ट जो प्रोसेस को है वो प्रोवाइड करेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका सिस्टम कॉल। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, इज द प्रोग्रामेटिक वे इन विच ए कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट ए सर्विस फ्रॉम द कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आर CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ठीक है। तो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इनमें से कौन से हैं? क्या प्रायोरिटी है, राउंड रॉबिन है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, या ऑल ऑफ द मेंशन्ड है, ठीक है। CPU शेड्यूलिंग मैंने आपको क्या बताया कि अगर मतलब किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस CPU को प्रोवाइड करता है, वो होता है CPU शेड्यूलिंग, ठीक है। तो
इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। बिल्कुल सारे के सारे ये सीपीयू शेड्यूलर के एल्गोरिथम है। यहाँ पे प्रायोरिटी में देखें आप, तो यहाँ पे हम प्रोसेसेस जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनको हम प्रायोरिटी के बेस पे, देखो आप भी अपना डे डिज़ाइन करते हो, अपना टाइम टेबल जब बनाते हो तो अपनी प्रायोरिटी रखते हो कि ये वाला काम जो मुझे पहले करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मॉक है तो पहले मुझे ये मॉक देखना है, ठीक है, उसके बाद मैं जो ये पढ़ने का ये काम करूँगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी होती है पहले ये चीज़ करूँगा फिर ये चीज़ करूँगा, तो इस तरह से। तो यहाँ पे भी कि भाई प्रोसेस ये वाला P1 को पहले प्रायोरिटी दे दो, P2 को बाद में दो, P3 को बाद में दो, है ना, तो ये प्रायोरिटी हो जाएगा। ओके, सो राउंड रॉबिन में फिक्स टाइम क्वांटम दिया जाता है हर एक प्रोसेस को, ठीक है, हर एक प्रोसेस को फिक्स टाइम क्वांटम दिया जाता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। सो इसमें फिक्स टाइम क्वांटम रहता है राउंड रॉबिन में और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में होता है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या होता है कि जो भी सबसे छोटी जॉब होगी उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम है, ठीक है। कुछ और भी मैंने लिखे हुए हैं, जरा पढ़ लीजिएगा इनको एक बार। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोसेस पहले आ रहा है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये कुछ इस तरह के हैं, ठीक है। राउंड रॉबिन तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इनमें से देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। दूसरा दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे, बाकी वाला पढ़ेंगे नहीं, तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। ऑल ऑफ द मेंशन मतलब जितने भी दिए हुए हैं वो भी थे ही हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले ही ऑप्शन ए के साथ मत चले जाइए, ठीक है। सो इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये बिल्कुल सही है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। सो तीसरा वाला आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डी ऑल ऑफ द मेंशन, जो सारे के सारे जो हैं ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। वो हार्डवेयर को मैनेज करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करता है, ठीक है। सो सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस है। ओके, द लैपटॉप वॉज इन्वेंटेड बाई एडम ऑसबोर्न, ठीक है। लैपटॉप जो एडम ऑसबोर्न ने इन्वेंट किया था, देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन कवर होते हैं कि लैपटॉप किसने इन्वेंट किया था और कब इन्वेंट किया था, ठीक है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है 1981 में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अब जिनको ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहे होंगे तो वो गालियाँ निकाले होंगी, मैम कौन से क्वेश्चन लेके आई है, जीके एसएसबी में तो इतने क्वेश्चन आते नहीं है इतने हार्ड। देखो अब पैटर्न क्या होगा ये आपको भी नहीं पता है और मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि एसएससी पैटर्न होगा, तो मैं उसी के हिसाब से वहीं से वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ला रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं वही आपको क्वेश्चंस पढ़ाती चलूँ जो आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट करे हुए हैं, आपको उनके बारे में पता हुआ है, तो आप भी कंफर्ट जोन में रहोगे और बोलोगे हाँ मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, और मैं भी कंफर्ट जोन में रहूंगी। मेरे लिए क्या होगा, मेरे को तो पता है आंसर, मैं आपको बता दूंगी, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं होगी, ठीक है। सो ग्रोथ कब होती है, जब हम दोनों एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में चले, ठीक है। अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जब हम दोनों चलेंगे तो दोनों की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो चलिए ग्रोथ की तरफ ही बढ़ते हैं। अगर मुझे बोलोगे वन लाइन में लाइफ क्या है, तो ग्रोथ ही है, ठीक है। जब आप ग्रो करना बंद करोगे तो कुछ भी बचेगा नहीं, ठीक है। सो चलिए नए क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, अपने माइंड को एक्सपैंड कीजिए थोड़ा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। कर्नल रिमेन्स इन द मेमोरी ड्यूरिंग द इंटायर कंप्यूटर सेशन, ठीक है। जितना भी कंप्यूटर चलता है तो कर्नल जो पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो मेमोरी में रहता है। बी ऑप्शन है कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है उस समय तो उसके जो कर्नल के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं वो वहां पे अपलोड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आपको जो सही नहीं है वो बताना है, ओके। सो नेक्स्ट वाला है कर्नल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड इनटू मेमोरी ड्यूरिंग बूटिंग, ठीक है। जब स्टार्ट होता है कंप्यूटर, जो पहला पार्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो कर्नल है और वही लोड होता है मेमोरी में, ठीक है। या ये ऑप्शन गलत है, या कर्नल इज द प्रोग्राम दैट कंस्टिट्यूट द सेंट्रल कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये वाला तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कर्नल जो क्या है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिल्कुल कोर में आता है और इसको हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो ठीक है। कर्नल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी लोड ऑन द मेमोरी ड्यूरिंग बूटिंग, बिल्कुल सही है। कर्नल रिमेन इन द मेमोरी ड्यूरिंग द इंटायर कंप्यूटर सेशन, ये भी बिल्कुल सही है। और कर्नल के वेरियस मॉड्यूल जो है वो लोड किए जा सकते हैं, यहाँ पे नॉट क्यों लिखा है भाई, किए जा सकते हैं। सो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने जो सही नहीं है वो चुनना था,
ठीक है, आई होप आप अच्छे से क्वेश्चन मार्क कर रहे होंगे। यहाँ पे देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये यहाँ पे कर्नल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आंसर ना दिख जाए बस आपको, फिर चीटिंग हो जाएगी। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अभी हमने बड़ा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, बेसिकली टाइम बाउंड होता है। ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर समय में वो टास्क परफॉर्म होना चाहिए, दैट इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे ट्रैफिक लाइट्स हो गई, मिसाइल लॉन्चिंग हो गई, है ना, तो पर्टिकुलर समय में अगर वो ना हो तो वो सिस्टम फेल हो जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, सो क्या ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है, कौन सा ऑप्शन है? कम ऑन, मार्क योर आंसर। सो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइम बाउंड सिस्टम एंड हैज फिक्स टाइम कंस्ट्रेंट, प्रोसेसिंग मस्ट बी डन विद इन द डिफाइंड कंस्ट्रेंट और द सिस्टम विल फेल। ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर वेल डिफाइंड कंस्ट्रेंट में अगर वो सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो वो सिस्टम फेल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मिसाइल लॉन्चिंग है, ठीक है, उस पर्टिकुलर समय पर अगर वो लॉन्च नहीं हुई तो इसका मतलब सिस्टम क्या हो गया, फेल हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। द FCFS, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है। ठीक है, सीपी शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम मैंने आपको बताए थे, इस पर्टिकुलरली ट्रबलसम फॉर। ठीक है, तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो एल्गोरिदम है ये वो किसके लिए ट्रबलसम हो सकता है? क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ट्रबलसम हो सकता है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के लिए हो सकता है, टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए हो सकता है, या मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के लिए हो सकता है? किसके लिए हो सकता है बताइए जरा। सो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या हो सकता है, ट्रबलसम हो सकता है, बिकॉज टाइम शेयरिंग में क्या होता है, एक सिंगल सीपीयू को मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करते हैं। ठीक है, मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करते हैं एक साथ, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है कि जो भी जॉब पहली आ रही है, ठीक है, जो भी जॉब पहली दी जा रही है सीपीयू को वो पहले कंप्लीट होगी, उसके बाद दूसरी जॉब्स को देखा जाएगा। मगर इसमें टाइम शेयरिंग होती है, टाइम शेयरिंग और सिस्टम में, और इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल यूजर एक सीपीयू को एक्सेस करते हैं। तो देखो अगर एक ही जॉब होती रही तो बाकी वाले यूजर्स का जॉब क्या होगा, है ना, तो इसके लिए यहाँ पे ट्रबल सम हो सकता है। सो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। फॉर एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन टू चेक फॉर डेडलॉक। ठीक है, एक इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेडलॉक कब चेक करना चाहिए? अगर आपको लर्नर्स को नहीं पता डेडलॉक क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल प्रोसेस P1 है और ये प्रोसेस P2 है। ठीक है, तो क्या होता है, इसको एक रिसोर्स, ठीक है, एक रिसोर्स R1 जो है वो इसको एलोकेट है, मतलब इसको दिया गया है रिसोर्स R1, और P2 को रिसोर्स दिया गया है R2। ठीक है, अब मगर P2 को R1 भी चाहिए और P1 को R2 भी चाहिए। ठीक है, इन दोनों प्रोसेसेस की उनको ज़रूरत है, मगर क्या कर रहा है, P1 ना तो R1 को छोड़ रहा है, P1 क्या कर रहा है, R1 को छोड़ नहीं रहा है, और P2 भी क्या कर रहा है, R2 को छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, दोनों वेट कर रहे हैं दूसरे प्रोसेस का, मगर अपने वाला प्रोसेस छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डेडलॉक हो जाता है। फिर क्या होगा, ठीक है, दोनों ही रिसोर्सेज को नहीं छोड़ेंगे अगर, तो फिर क्या होगा, एक का भी जॉब कंप्लीट नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डेडलॉक हो गया। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है, एवरी टाइम ए रिसोर्स रिक्वेस्ट इज मेड एट फिक्स टाइम इंटरवल, बी एट फिक्स टाइम इंटरवल, एवरी टाइम ए रिसोर्स रिक्वेस्ट इज मेड, या नन ऑफ द मेंशन्ड। कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एवरी टाइम ए रिसोर्स रिक्वेस्ट इज मेड एट फिक्स टाइम इंटरवल, जब ये किया जाएगा, एक रिसोर्स की रिक्वेस्ट की जाएगी एक फिक्स टाइम इंटरवल पे, तो उस समय हम डेडलॉक के लिए चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है, हट जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 13, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैज डैश जिटर देन ए सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जिटर क्या होता है, डिले। ठीक है, डिले होता है ना, इसको बोलते हैं। तो हार्ड टाइम, देखो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया था। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले आप अपना आंसर मार्क कीजिए फिर मैं आपको समझाती हूँ क्या होगा इसका आंसर, किसमें ज़्यादा डिले होता है वो आप बताइए मुझे। ठीक है, सो ऑप्शन ए सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हार्ड टाइम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ लेस जिटर देन ए सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
ठीक है। मगर सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर थोड़ा बहुत डिले हो भी जाए 1-2 सेकेंड का तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो सॉफ्ट है, ठीक है, नरम है। ठीक है, जैसे ट्रैफिक लाइट हो गई, अगर 1 सेकेंड 2 सेकेंड नहीं चलती है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर ज़्यादा डिले नहीं मांगता ये, सिर्फ थोड़ा सा माइन्यूट सा। मगर हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर उस पर्टिकुलर सेकंड में वो चीज़ बोली गई है तो उसी पर्टिकुलर सेकंड में वो होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डिले कम होता है, जैसे मिसाइल लॉन्चिंग का मैंने आपको बताया। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर, ठीक है, 2 मेजर कंपोनेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन से? आई होप मेरे लर्नर्स इन दोनों इस क्वेश्चन का आंसर तो कर ही लेंगे। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 मेजर कंपोनेंट कौन से होते हैं? ऑप्शन ए द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सिस्टम यूटिलिटीज, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम यूटिलिटीज, सी प्राइमरी मेमोरी एंड स्टोरेज, या डी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बताइए जरा कौन सा होगा सही ऑप्शन। कम ऑन लर्नर्स, यू कैन डू दिस। ओके, सो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक सिस्टम यूटिलिटीज। ठीक है, कई बारी सिस्टम यूटिलिटीज को अलग भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे डिस्क डीफ्रेगमेंटर, फ्रेगमेंटर, ठीक है, तो कुछ बैकअप के लिए होता है ना, डिस्कम्प्रेशन वगैरह, ये हो गया सिस्टम यूटिलिटीज जो कि परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है, कट रहा है क्या क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। ए डिटेल्ड रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्रामिंग साइकिल, ठीक है, एक प्रोग्रामिंग साइकिल का रिटन डिस्क्रिप्शन और प्रोग्राम और अलोंग द टेस्ट रिजल्ट एंड प्रिंट आउट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग साइकिल का रिटन डिस्क्रिप्शन, वो प्रोग्राम लिखा हुआ होना चाहिए उसके टेस्ट रिजल्ट के साथ, और प्रिंट आउट ऑफ द प्रोग्राम उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंटेशन, बी आउटपुट, सी रिपोर्टिंग, या डी स्पेक शीट्स। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो मैं ऐसे बोल रही हूँ बिल्कुल सही, जैसे आपने कमेंट सेक्शन में आंसर किया हो। देखो हमारे जब 1000 लर्नर हो जाएंगे ना, तो उसके बाद हम ऐसे क्लास लेंगे और फिर मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट करूँगी, तो तब बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारे लर्नर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, 500 होने वाले हैं। ठीक है, अभी हुए नहीं है मगर जल्दी हो जाएंगे, तब तो हम ऐसे इंटरेक्ट करा करेंगे। ओके, तो चलो अभी मैं मान लेती हूँ कि आपने ये आंसर दे दिया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। द प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनिट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी जॉब्स, ठीक है, लो प्रायोरिटी जॉब्स इन जनरल प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन। ओके, देखो मैंने आपको बताया था कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होती है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोसेसेस को प्रायोरिटी दे देते हैं। मगर कई बार क्या होता है कि जो जिन प्रोसेस को हमने हाई प्रायोरिटी दी है ना, वही एग्जीक्यूट होते रहते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले जिनको लेस प्रायोरिटी दी है, ठीक है, वो P3 हो गया, P4 हो गया, ठीक है, एक सेकेंड, P4 हो गया, ठीक है, तो P1 P2 P3, ठीक है, इसको हटा देते हैं, कैसे हटाऊं, चलो ठीक है, P3 को ये हाई प्रायोरिटी दी है, इनको लो प्रायोरिटी दी है। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो गए, फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट हो गए, अब क्या किए, एक यूज़र ने कोई और प्रोसेसेस वो भी दे दिए, ठीक है, उनकी भी हाई प्रायोरिटी थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल P7 हो गया, P8 हो गया, इन्होंने और हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस दे दिए। अब ये वाले प्रोसेस बेचारे क्या करेंगे, ये तो वेट ही करते रहेंगे कब हमारा नंबर आएगा, मगर वो प्रायोरिटी की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हो रही है। जैसे हम बोलते हैं ना, यार ये वाला काम कल कर लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला काम कल कर लेंगे, और फिर जब बिल्कुल डेडलाइन आती है तो फिर हम उस चीज़ को करते हैं, है ना। तो वही हिसाब हो जाता है यहाँ पे भी। तो लो प्रायोरिटी, देखो द प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनेट ब्लॉकेज, अब वो लो प्रायोरिटी जॉब्स जो होते हैं वो इनडेफिनेट ब्लॉकेज में चल जाते हैं, मतलब बिल्कुल स्टारवेशन में चलते हैं, उनको एग्जीक्यूट ही नहीं किया जाता। तो उस केस में किस तरह से ये सिचुएशन को, जो प्रायोरिटी शेड्यूल है, किस तरह से इसमें इसको सॉल्व किया जा सकता है? ऑप्शन ए पैरिटी बिट से, बी एजिंग से, या सी कंपैक्शन से, या डी टाइमर से। किससे किया जा सकता है? चलो, सो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एजिंग से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, तो एजिंग में होता क्या है, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा भी हुआ है। देखो एजिंग में क्या होता है, एजिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि जो लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस है ना, जैसे हमने P3 और P4 देखा, ठीक है, इनकी प्रायोरिटी कम थी, तो जैसे इनकी प्रायोरिटी कम और ये ज़्यादा देर के लिए वेट करते हैं, तो इनकी प्रायोरिटी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है, मतलब इनकी एजिंग होने लगती है। तो उस प्रोसेस से इनको फिर
एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ये बिल्कुल ब्लॉकेज में नहीं जाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हो, आंसर मत दिखाओ भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 17, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू, ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का? अवॉइड थ्रैशिंग, ठीक है, थ्रैशिंग को अवॉइड करना है, मतलब ओवरलोडिंग हो जाती है जो मेमोरी में, उसको अवॉइड करना है, या प्रोवाइड फास्ट रिस्पॉन्स टू द यूजर ऑफ द कंप्यूटर, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है कंप्यूटर के यूजर्स को, या प्रोवाइड फास्ट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस को जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करना है, या डी ऑप्टिमाइज कंप्यूटर मेमोरी यूसेज। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? मैं बोल रही थी कहीं हो जाएगा, बीच बीच में फंबलिंग चलती है, डोंट माइंड। चलो बताओ जरा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या रहेगा? चलो शाबाश, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रोवाइड फास्ट रिस्पॉन्स टू द यूजर ऑफ द कंप्यूटर। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। मगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इसके लिए कैसे प्रॉब्लम बना? बिकॉज वो पहले ही जॉब एग्जीक्यूट करता रहेगा, बाकी वाले यूजर्स को रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, शाबाश। चलिए, कॉपिंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलो स्पेस फॉर अदर प्रोसेसेस। ठीक है, तो कॉपी करना एक प्रोसेस को मेमोरी से टू द डिस्क, ठीक है, मेमोरी से डिस्क में कॉपी करना ताकि बाकी प्रोसेसेस को स्पेस मिले, उसको क्या बोलते हैं? क्या स्वैपिंग बोलते हैं, डेडलॉक बोलते हैं, डिमांड पेजिंग बोलते हैं, या पेज फॉल्ट बोलते हैं? देखो डेडलॉक तो हो नहीं सकता, सो बी ऑप्शन आपका पहले एलिमिनेट हो जाता है। इन तीनों में से बताइए जरा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्वैपिंग। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, आई होप आप कुछ नया सीख रहे होंगे इसमें से जरूर। ठीक है, अगर नया सीख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब देखो, बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन रहती है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, समझिएगा जरा यहाँ पे। चलो पहले आंसर मार्क कर लो यार, फिर तो आप आसानी से बता दोगे। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा, जो इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब मल्टीपल प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता? ऑप्शन ए है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सी है टाइम शेयरिंग सिस्टम, या डी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल जॉब्स एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। समझाती हूँ आगे, एक बारी सुन लीजिएगा मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में डिफरेंस। ठीक है, देखो मल्टीटास्किंग में क्या होता है ना, समझो क्या होता है मल्टीटास्किंग में, कि सीपीयू होता है। ठीक है, सीपीयू एक जो है वो डिफरेंट जॉब से, एक सेकेंड यार सुन रुको। ठीक है, मल्टीटास्किंग समझा रही हूँ पहले। मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि सीपीयू क्या करता है, जैसे प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है, इसको क्या करेगा वो इक्वल टाइम प्रोवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इसको 2 मिनट प्रोवाइड किए, इसको भी 2 मिनट प्रोवाइड किए, इसको भी 2 मिनट प्रोवाइड किए। ठीक है, तो इन जॉब्स को वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है। अब 2 मिनट इसको दे दिए, फिर दोबारा से P1 में जाएगा, फिर P2 में, फिर P3 में। ठीक है, वो हो गया मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इक्वल टाइम दिया जाएगा यहाँ पे सब प्रोसेसेस को। मगर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करेगा, सीपीयू क्या करेगा, पहले वो प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सीपीयू क्या करेगा, पहले P1 को एग्जीक्यूट करेगा, और जब अगर P1 को किसी रिसोर्स की या इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ रही है तो फिर वो P2 के पास जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर P2 को फिर सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ रही है तो फिर वो P1 के पास जाएगा अगर उसको सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, नहीं तो वो P3 के पास चले जाएगा। ठीक है, P3 के पास चले जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में। समझ आया? मल्टीटास्किंग में वो सीपीयू जो है वो एक फिक्स टाइम देता है उन प्रोसेसेस को, लॉन्ग स्टार्वेशन नहीं होती उनको। मगर मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, वो P1 को ही एग्जीक्यूट करता रहता है, एक सेकेंड, करता रहता है जब तक कि इसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत ना पड़े। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? चलो आगे चलो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मल्टी प्रोग्रामिंग इज ए फॉर्म ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग इन विच सेपरेट प्रोग्राम्स रन एट द सेम टाइम।
देखो किस तरह से प्रोग्राम्स रन होते हैं। मैंने आपको बताया कि जब उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है तो तब जो है वो सीपीयू दूसरे प्रोसेसेस को लेता है, ठीक है। मगर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, डिज़ाइन प्राइमरली टू सपोर्ट वर्क स्टेशंस को, पर्सनल कंप्यूटर्स को दैट आर कनेक्टेड ऑन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये किसको सपोर्ट करता है, पर्सनल कंप्यूटर को, वर्क स्टेशंस को, जो कि लैंड के ऊपर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 20, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेजेस, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लर्नर्स इसका आंसर दे देंगे हाँ जी। जो कंप्यूटर प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें सिंबल्स वगैरह होता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज के बाद कौन सी लैंग्वेज आती है, असेंबली लैंग्वेज आती है ना। तो असेंबली लैंग्वेज जिसमें सिंबल्स वगैरह होते हैं तो उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या कंपाइलर बोलते हैं, इंटरप्रेटर बोलते हैं, असेंबलर बोलते हैं या कंपैरेटर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन मार्क कीजिएगा, तब तक मैं कंपाइलर बताती हूँ आपको। कंपाइलर क्या करता है, कंप्लीट प्रोग्राम को क्या करता है, कंपाइल्ड वे में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन वाइज लाइन कन्वर्ट करता है, ठीक है। और असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है। डैश इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट परमिट द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ ए प्रोसेस टू बी नॉन कंटिजियस। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए सेगमेंटेशन, बी पेजिंग, सी फ्रेगमेंटेशन या डी स्वैपिंग, ठीक है। एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो कि परमिट करता है फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ ए प्रोसेस टू बी नॉन कंटिजियस, ठीक है। एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम कौन सी है इनमें से, बताइए जरा। मैं सिंपल शब्दों में बताती हूँ, इसका आंसर जो है वो करेक्ट है बी पेजिंग। तो पेजिंग होता क्या है, मैं सिंपल शब्दों में बताती हूँ। देखो हमारे पास यहाँ पे रैम है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है। एक सेकेंड रुको, देखो यहाँ पे रैम है, इस तरह से रैम बनाती हूँ मैं, और यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज है, ये सेकेंडरी स्टोरेज है, ओके। सो देखो रैम में क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस हम एग्जीक्यूट करते हैं एक साथ, ठीक है। तो रैम क्या हो जाती है, देखो रैम क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये 4 GB की रैम कम ही होती है ना सेकेंडरी स्टोरेज की, और ये 1 TB की है, ठीक है, 1 TB की है ये, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस ओपन हो गए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस ओपन हो गया, अब इसमें रैम में जगह नहीं बची है। तो क्या होता है इसके दौरान, पेजिंग में क्या होता है, यहाँ पे एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज में एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट हो जाती है, जो एक्स्ट्रा प्रोसेसेस है जिनको आप अपने बहुत सारे प्रोसेसेस खोल के रखे होंगे। कुछ प्रोसेसेस होंगे जो आप कंटिन्यूसली यूज़ नहीं कर रहे होंगे, मगर कुछ प्रोसेसेस को आप क्या कर रहे होंगे, कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक मूवीज़ का टैब खोला हुआ है, एक आपने वीडियो गेम्स का टैब खोला हुआ है, ठीक है, एक किसी और चीज़ का टैब खोला हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पीपीटी बना रहे हो, उसका टैब खोला हुआ है, उसको आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो वाला यहाँ पे टैब, वो वाला प्रोसेस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, बिकॉज रैम फुल हो गई है, आपने इतने सारे प्रोसेसेस खोल के रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है कि जो एक्स्ट्रा प्रोसेसेस को ये वर्चुअल मेमोरी में स्टोर करना, ठीक है, तो इसको ही क्या बोलते हैं, हमारा पेजिंग का एक प्रोसेस है। अब देखो वर्चुअल मेमोरी क्यों बोला, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो सच में रैम में ऐड नहीं हो गया, ऐसा नहीं हो गया कि सेकेंडरी स्टोरेज का ये पार्ट रैम बन गया, मगर ये टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, मतलब टेम्परेरी रैम की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको वर्चुअल मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। तो एक मेमोरी मैनेजमेंट की स्कीम है, उसको बोलते हैं पेजिंग। आई होप अंडरस्टैंड किया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर ओके, यहाँ पे पेजिंग का लिखा भी हुआ है, जरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है बाय विच ए कंप्यूटर स्टोर्स एंड रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन द मेन मेमोरी। देखो अभी उन्होंने स्टोर तो कर लिया, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोसेसेस अभी वो यूज़ नहीं हो रहे थे, मगर खोले तो हुए थे रैम में, है ना, सारे प्रोसेसेस ओपन थे। मगर अगर इस प्रोसेस की जो यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज में चला गया है, इसको रिट्रीव करना मतलब ये फिर से दोबारा क्या आ सकता है, रैम में आ सकता है, जब ये एग्जीक्यूट या इसकी ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। अगर आप उस प्रोसेस को दोबारा खोलना चाहते हो तो ये दोबारा से क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी से दोबारा से रैम में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा। अब आ जाएगा यहाँ पे, इन दिस स्कीम द ऑपरेटिंग सिस्टम रिट्रीव डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज इन सेम साइज ब्लॉक, ठीक है। तो वो रिट्रीव करता है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज से वापस लेता है सेम साइज के ब्लॉक में, जिनको क्या बोलते हैं, पेजेस बोलते हैं। Paging is an important part of virtual memory implementation in modern operating system using secondary storage
टू लेट प्रोग्राम एक्सीड द साइज ऑफ अवेलेबल फिजिकल मेमोरी। अवेलेबल फिजिकल मेमोरी क्या होगी, जो हमारी रैम है, ठीक है, तो उस साइज को एक्सीड करके वो कहाँ पे स्टोर करता है, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करता है, ठीक है। तो ये हो गया सारा पेजिंग का कंसेप्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन यूजर एंड कर्नल मॉडल इज डैश द टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन टू प्रोसेसेस। बोल रहा है कि यूजर और कर्नल के बीच में जो स्विचिंग होती है, क्या वो कम टाइम लेती है, ज़्यादा टाइम लेती है देन एक प्रोसेस की दूसरे प्रोसेस के बीच में स्विचिंग होती है, किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। द टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन यूजर एंड कर्नल मोड इज डैश द टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन टू प्रोसेसेस। क्या मोर देन है, इंडिपेंडेंट है, लेस देन है या इक्वल टू है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा, हाँ जी, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन यूजर और कर्नल के बीच में जो स्विचिंग होती है वो काफ़ी फास्ट होती है एज कंपेयर टू स्विचिंग बिटवीन टू प्रोसेसेस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है। विच सॉफ्टवेयर प्रोवाइड फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द हार्डवेयर एंड अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर व्हाइल मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट। आई होप इसका आंसर तो सभी को आता होगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबके साथ इंटरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है हार्डवेयर को। सो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारे काम सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आप में काफ़ी पेशेंस है, आपने काफ़ी नए क्वेश्चंस यहाँ पे देखे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्राइमरी पर्पस इज टू ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, ठीक है। डाटा को किस में ट्रांसफॉर्म करना है, क्या इन्फॉर्मेशन में, प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट में या ऑप्शन बोथ ए एंड सी में, ठीक है। इन्फॉर्मेशन और प्रोग्राम में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्राइमरी पर्पस है टू ट्रांसफर डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। ओके, सो कंग्रेचुलेशन, यू हैव कंप्लीटेड 25 क्वेश्चंस। ओके, सो एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं, करंट अफेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क टू बी डेवलप्ड इन, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ डेवलप किया जाएगा, क्या गुरुग्राम में किया जाएगा, इंदौर में किया जाएगा, गांधीनगर में किया जाएगा या बेंगलोर में किया जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इसके साथ रिलेटेड एक कहानी है, कहानी नहीं है, रियलिटी है, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर वो कहाँ पे गए थे, दुबई विजिट में गए थे। किसके सीएम है ये, कौन से स्टेट के सीएम है ये, हरियाणा के सीएम। ओके, सो आंसर तो आपको अभी पता चल ही गया होगा। मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के सीएम है, वो दुबई की विजिट में गए थे और दुबई के जो ऑफिशियल हैं उनको वो कहाँ पे लेके जाते हैं, शारजा जंगल सफारी, ठीक है। शारजा, एक सेकेंड में लिख क्या रही हूँ ये, शारजा जंगल सफारी लेके जाते हैं, ठीक है। और बोलते हैं कि देखो हमारे यहाँ पे कितना बड़ा ये जंगल सफारी है, देखो दुनिया में ऐसा कहाँ है और, ठीक है। तो मनोहर लाल खट्टर जी को क्या होता है, उनको लग जाता है बुरा, दिल पे ले लेते हैं बात और वापस आते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारे गुरुग्राम हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनेगा, लार्जेस्ट सफारी पार्क बनेगा। बेसिकली है क्या ये, वाइल्ड लाइफ पार्क बोल सकते हो, जैसे जू होता है ना, मगर जू में ऐसे गाड़ियां लेके नहीं जा सकते हम, मगर वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में अपनी गाड़ियां भी लेके जा सकते हैं और टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सो ये कहाँ पे डेवलप किया जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा में डेवलप किया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे है। अभी नरेंद्र मोदी जी गुजरात गए हुए थे और उन्होंने वहाँ पे 36 नेशनल गेम्स जो है इंडिया की, वो उन्होंने इनॉग्रेट की है, ठीक है। तो ये चल रही हैं अभी तक ये। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्कॉट, तो इसके जो शुभांकर हैं उनका नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। सो ऑप्शन ए है सबज, बी थम्बी, सी पैरी, ऑप्शन डी है नन, ठीक है। सो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सवच द एशियाटिक लाइन इज द मैस्कॉट ऑफ 36 नेशनल गेम्स, ठीक है। अच्छा, ये जो कुछ मैस्कॉट है थाम्बी और पैरी, ये कौन कौन सी गेम्स के मैस्कॉट है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे है।
क्वेश्चन नंबर 28 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो अच्छा बताइए मुझे, पहले चीफ ऑफ डिफेंस जो बने थे वो कौन थे? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही, जनरल बिपिन रावत जो इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस बने थे। ठीक है, न्यू चीफ ऑफ डिफेंस होता क्या है बेसिकली, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को जो हेड करता है। ठीक है, तो इनके अलग अलग चीफ होते हैं, उनका भी हेड जो होता है वो सीडीएस कहलाता है, चीफ ऑफ डिफेंस कहलाता है। ओके, सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कौन चुने गए हैं ये? ऑप्शन ए, जनरल अनिल चौहान जो है न्यू सीडीएस चुने गए हैं। ठीक है, अच्छा ये वाले ऑप्शन बताइए जरा। ये बता देती हूँ, एक आर्मी के चीफ है, एक नेवी के चीफ है और एक एयरफोर्स के चीफ हैं। आप बताइए मुझे कौन कौन से होंगे? हाँ जी, एडमायरल आर हरि कुमार जो हैं ये हैं नेवी के चीफ। ठीक है, जो मनोज पांडे है, देखो इस तरह से याद रखो कि आर्मी में मौज नहीं होती। ठीक है, आर्मी में मौज नहीं होती, वहां पे बहुत संघर्ष होता है, तो मनोज पांडे वहां से याद रखेंगे। मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, तो विवेक, ठीक है विवेक, देखो ईयर में उड़ना है, ठीक है हवा में उड़ना है, तो आपको काफी विवेक चाहिए। ठीक है, तो विवेक, जो मार्शल विवेक राम चौधरी हैं वो एयरफोर्स के क्या है, चीफ हैं। ठीक है, एयरफोर्स के जो चीफ हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इटलीज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन अपॉइंट हुई है? ठीक है, पहली है, महिला है, चाहे वर्ल्ड की हो चाहे इंडिया की हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो कौन सी है? ऑप्शन ए है जॉर्जिया मेलोनी, बी है कैटलिन नोवाक, सी है साई इंग वेन, डी है जूजाना कैपुटोवा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, कुछ अजीब से नाम है। सो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जॉर्जिया मेलोनी हैज अपॉइंटेड एज द इटलीज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी याद रखेंगे। ठीक है, देखो कैटलिन नोवाक भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, बताइए जरा ये किस देश की पहली महिला प्रेसिडेंट है? बताइए जरा। हंगरी की है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कैट हंगरी है। ठीक है, बताया था ना मैंने आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वीपो, उन्होंने अभी एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 को पब्लिश किया है, इन विच स्विट्जरलैंड हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी फॉर द 12th कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, तो 12 साल से स्विट्जरलैंड ही टॉप पे चल रहा है इनोवेशन में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए कि ये वाली जो रिपोर्ट है वो कौन लेके आता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रिपोर्ट लेके आता है, और इसमें टॉप कौन कर रहा है 12 ईयर से? स्विट्जरलैंड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें इंडिया का रैंक क्या है? ऑप्शन ए है 46, बी है 45, सी है 40 या डी है 35। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? पहले इंडिया का रैंक 46 हुआ करता था। ओके, मगर अब इंडिया का रैंक, अब हम ज्यादा इनोवेटिव हो गए हैं, अब हो गया है ऑप्शन सी 40 जो है वो इंडिया का रैंक है वर्ल्ड इनोवेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में। ओके, टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने किया है 12th टाइम्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और जिनेवा ही 12 साल से टॉप कर रहा है। ठीक है, ये फाउंडेड कब हुआ था? 14 जुलाई 1967 को, और इसकी मेंबरशिप 193 कंट्रीज के पास है। ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल देख लीजिए डेरिन टैंक है। ओके, मगर ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है, डैश इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2023। ठीक है, तो इनमें से कौन सी जो मूवी है वो इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है फॉर ऑस्कर 2023? ऑप्शन ए है शैलो शो, बी है जल्लीकट्टू, सी है KGF 2 या डी है नन। कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे? हाँ जी, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द शैलो शो। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगा के रखी हुई है, अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो लास्ट फिल्म शो। ठीक है, कि गुजराती मूवी है। यहाँ पे देखिए कि अभी तक जो ऑस्कर में कौन कौन सी मूवी को नॉमिनेट किया है, अभी तक ऑस्कर में कोई भी मूवी हमारी जीते तो नहीं है, मगर नॉमिनेशंस किए हैं। सबसे पहली मूवी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सबसे पहली मूवी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी इन 1957 में कौन थी? मदर इंडिया। उसके बाद सलाम बॉम्बे 1988 में, और लगान 2001 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं,
इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दैट इज BSF फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड विल बी डिप्लॉयड अलोंग द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर रेंज। ठीक है, तो यह कहाँ पे इनको डिप्लॉय किया जाएगा, फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड को? क्या राजस्थान और गुजरात में, राजस्थान और पंजाब में, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर में, या बोथ ANC में? बताइए जरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान और गुजरात में इसको डिप्लॉय किया जा रहा है। ठीक है, अब थोड़ी एनर्जी डिक्रीज हो रही है बिकॉज कब से ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। चलो, मगर रुकना नहीं है, ठीक है, कंप्लीट करेंगे इसको बिल्कुल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्रीनको ग्रुप इज सेटिंग अप द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्लांट इन। ठीक है, जो ग्रीनको ग्रुप है वो दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है याद रखेगा, दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्लांट कहाँ पे लगा रहे हैं वो? क्या करनौल आंध्र प्रदेश में लगा रहे हैं, इंदौर मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं, बेंगलोर कर्नाटका में, या भावनगर गुजरात में? बताइए जरा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, करनौल आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे है, विच कंट्री हैज ब्रोकन इट्स ओन रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लोएस्ट फर्टिलिटी रेट। ठीक है, किस कंट्री ने अपना ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है लोएस्ट फर्टिलिटी रेट के लिए? क्या वो नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, कतर है, सऊदी अरबिया है? बताइए जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साउथ कोरिया का सबसे कम लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे है, इन विच प्लेस द फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल इन द कंट्री स्मृति वन, जिसका नाम क्या है, स्मृति वन, हैज बीन डेडिकेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो पहला, देश का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल स्मृति वन जिसको कहा जा रहा है वो कहाँ पे डेडिकेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने? ठीक है, ऑप्शन ए है गुजरात भुज, बी है करनौल मध्य प्रदेश, सी है लखनऊ यूपी, या डी है आगरा यूपी? चलिए बताइए। हाँ जी, मोदी जी तो ज्यादा गुजरात में ही जाते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुजरात के भुज में। ठीक है, गुजरात के भुज में अर्थक्वेक मेमोरियल बनाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, आपके करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अभी आपका जीके पोर्शन चलेगा, 25 एमसीक्यूज इसके साथ चलेंगे, इसके साथ नहीं चलेंगे, कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ चलिए, हम पूरा कंप्लीट करेंगे बिल्कुल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछा जा रहा है। ठीक है, 27.95%। क्या वो मेघालय में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में? इनको हम जल्दी से कवर कर लेंगे। ठीक है, कंप्यूटर में कुछ समझने के कॉन्सेप्ट थे इसलिए टाइम लग गया। चलो, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेघालय का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे है, स्क्रीन कट रही है शायद से, चलो एक सेकेंड रुक जाओ बस, चलो शाबाश, चलो कमॉन कमॉन। क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट वाज द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2001 टू 2011? ठीक है, तो डिकेडल ग्रोथ रेट इंडिया की क्या थी? क्या 7.28% है, 21.8% है, 11.25% है, या डी ऑप्शन 17.72% है? क्या रही है डिकेडल ग्रोथ रेट इंडिया की? हाँ जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 17.72%। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे है, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट? ठीक है, सबसे ज्यादा लिटरेसी कहाँ है ये बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही, केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी है, सबसे कम लिटरेसी कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में बताइए जरा। क्या वो बिहार है, यूपी है, उड़ीसा है, राजस्थान है? बताइए। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिहार में सबसे कम लिटरेसी है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज नॉट बिलोंग टू द इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली? ठीक है, जो लैंग्वेजेस के डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज हैं, तो इनमें से इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली को कौन सी लैंग्वेज जो है वो बिलोंग नहीं करती है? क्या वो पंजाबी है, मुंडा है, डोगरी है, या आसामीज है? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुंडा जो लैंग्वेज है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है, विच सिटी इन इंडिया इज द लीस्ट पॉपुलेटेड अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? ठीक है, इन सिटीज में से कौन सी सिटी जो है वो सबसे कम पॉपुलेटेड है?
ठीक है, ऑप्शन ए है कपूरथला, बी है बंसवाड़ा, सी है नागड़ा या डी है दातिया। कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन? ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कपूरथला। ठीक है, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, पढ़ लेंगे। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, कपूरथला जो कि पंजाब में है इज द लीस्ट पॉपुलस सिटी। ओके, उसके बाद कौन सी है? बंसवाड़ा है, नागड़ा है और दातिया है और फिर गंगटोक है। ठीक है, 5 लीस्ट पॉपुलस सिटीज हैं ये इंडिया की। याद रखेंगे इतना से पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे है। कम ऑन लर्नर्स, यू कैन डू दिस। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? ठीक है, तो सबसे पहली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है पहले ये बताओ। यूपी है ना? तो दूसरे नंबर की कौन सी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है? क्या वो यूपी है? यूपी तो है नहीं, क्योंकि हमने बता दिया ये पहली पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इसमें। दूसरी वेस्ट बंगाल है, सी बिहार है या डी महाराष्ट्र है? हाँ जी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है विद 11 करोड़ पॉपुलेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, फादर ऑफ डेमोग्राफी इज, डेमोग्राफी का फादर कौन है? इलियन ओस्ट्रोम है, जॉन ग्रंट है, मिल्टन फ्रीडमैन है, वैरेन बफे हैं? बताइए जरा। हाँ जी, बिल्कुल सही, सब लर्नर ने सही मार्क किया होगा, ये मैं मान के चलूंगी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जॉन ग्रंट। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे है, देखो कितनी जल्दी पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 43, ड्यूरिंग विच डिकेड डिड द पॉपुलेशन रिकॉर्ड इन नेगेटिव ग्रोथ रेट? देखो ये कलर हुआ ही नहीं ग्रोथ रेट, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो कौन से डिकेड में पॉपुलेशन ने नेगेटिव ग्रोथ रेट को एक्सपीरियंस किया था या उसमें था? क्या वो 1921 से 31 तक, 1911 से 21 तक, 1941 से 51 तक या 1931 से 41? कौन सा डिकेड है वो? हाँ जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1911 से 21 तक जो है हमारी पॉपुलेशन ने एक नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे है। इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ इज करेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका क्या करेक्टरिस्टिक्स है? ठीक है, एंड इंक्रीज इन रेट ऑफ डेथ एंड इंक्रीज इन रेशो ऑफ फीमेल्स, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फीमेल्स की इतनी रेशो है ही नहीं। एंड इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट, दी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ओल्ड पीपल। ठीक है, सो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए जरा। हाँ जी, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एंड इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड डिक्लाइन इन द डेथ रेट। अब तो बर्थ रेट भी डिक्रीज करने लगा है ना। चलो अभी नए सेंसस में पता चलेगा सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे है। द मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, सबसे ज्यादा पढ़ लिखी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? क्या वो दिल्ली है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है? बताइए जरा कौन सी है वो यूनियन टेरिटरी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लक्षद्वीप सबसे पढ़ी लिखी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, चलो सेक्शन 46 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 46, सेक्शन 57 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अबॉलिश द डैश ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, जो सेक्शन 57 के जो अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर का क्या अबॉलिश किया गया? ठीक है, देखो लेजिस्लेटिव असेंबली किया गया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल किया गया है, बोथ 2 और 3 किया गया है, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्या अबॉलिश हुआ है सेक्शन 57 के दौरान? ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली तो है हमारे पास, मगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश किया गया है बाय सेक्शन 57। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, ओहो ये क्या हो गया? नहीं ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 47। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे है। शेड्यूल 2 ऑफ द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद। ठीक है, तो शेड्यूल 2 में क्या दिया हुआ है, क्या किसके साथ वो डील करता है? ऑप्शन ए है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ, बी है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ, सी है बोथ के साथ, या डी है नन ऑफ द अबव? बताइए जरा। शेड्यूल 2 किसके साथ डील करता है? सब शेड्यूल मैंने पढ़ाए हुए हैं, जिन्होंने मेरे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वीडियो नहीं देखी है या अपने नोट्स आप रिवाइज कर लीजिए, ऑलमोस्ट सबने ये पढ़ लिया होगा। ठीक है, सो शेड्यूल 2 जो डील करता है वो करता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48,
विच पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मैंने ये सब पढ़ाया था आपको, ठीक है। आईजी कॉमर्स क्लासेस पे आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया था, डिलिमिटेशन क्या होता है, ठीक है, उसके कितने मेंबर्स, कौन कौन मेंबर होते हैं, और हमारे जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन हुई है उसका क्या असर पड़ा है, वो सब पढ़ाया हुआ आपको, ठीक है। तो आईजी कॉमर्स क्लासेस में जाके जीके की प्लेलिस्ट में जाके आप ये वीडियोस, ये जो टॉपिक्स हैं वो देख सकते हैं। चलो, सो कौन से पार्ट में डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिया हुआ है? सो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पार्ट 5 में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे है। ओके, विच सेक्शन ऑफ जम्मू कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो कौन सी जो हमारी सेक्शन है वो डील करती है विद द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? सो जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 60 डील करती है विद द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। एज पर सेक्शन द लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल अपॉइंट एडवोकेट जनरल फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। इनमें से कौन सी सेक्शन के द्वारा जो एलजी हैं वो एडवोकेट जनरल अपॉइंट करेंगे यूनियन टेरिटरी के लिए? क्या वो सेक्शन 79 है, 78 है, 77 है या 74 है? ठीक है, तो ये रट जानी चाहिए अभी तक तो आपको। हाँ जी, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। सेक्शन 79, एज पर सेक्शन 79 द लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल अपॉइंट एडवोकेट जनरल फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पे है। हाउ मेनी सीट्स आर एलोकेटेड टू द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इन द लोकसभा, ठीक है। तो कितनी जो सीट्स हैं वो लोकसभा के लिए एलोकेटेड हैं जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को रिस्पेक्टिवली देखना, ओके। क्या 3 है जम्मू कश्मीर को और 1 है लद्दाख को, या 8 है जम्मू कश्मीर को और 2 है लद्दाख को, या ऑप्शन सी 5 और 1 और डी है 6 और 3? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हाँ जी, ठीक है। जम्मू कश्मीर को कितनी है? 5 है, और लद्दाख को कितनी है? 1 है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। अंडर विच सेक्शन द ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी इज फिक्स्ड फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। किस सेक्शन के द्वारा, किस सेक्शन के अंडर ये दिया हुआ है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स की है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, बताइए जरा। सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, बताओ। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 17 में ये दिया हुआ है कि जो टेन्योर रहेगा, जो टाइम पीरियड रहेगा लेजिस्लेटिव असेंबली का वो 5 साल रहेगा, ठीक है। तो बाकी वाली सेक्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सेक्शन 15 किसके साथ डील करता है, बताइए ज़रा। सेक्शन 15 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बताइए ज़रा ये किसके साथ डील करता है, इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन दिया हुआ है, ठीक है। एलजीए क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं 2 वीमेन इफ दे आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। चलो, ओके, क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पे है। विच शेड्यूल ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद ओथ्स एंड अफर्मेशन, ठीक है। कौन सा जो शेड्यूल है वो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो ओथ्स और अफर्मेशन के साथ डील करता है? क्या वो फर्स्ट शेड्यूल है, सेकेंड है, थर्ड है या फोर्थ शेड्यूल है? ठीक है, सो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ शेड्यूल डील करता है। सेकंड शेड्यूल अभी हमने देखा, ओहो, सेकंड शेड्यूल, एक सेकेंड, सेकंड शेड्यूल अभी हमने देखा ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ डील करता है, और थर्ड शेड्यूल करता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ, एक सेकेंड, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ डील करता है ये वाला थर्ड शेड्यूल, ठीक है। और फोर्थ शेड्यूल ओथ्स और अफर्मेशन के साथ डील करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। इन दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर? एज पर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली विल बी 107, 107 सीट्स होंगी। आउट ऑफ 107 सीट 24 सीट्स वुड बी वेकेंट फॉर पोक, ठीक है। तो अभी तो सीट्स इंक्रीज हो गई हैं, मगर पहले जो जम्मू कश्मीर में दिया हुआ था कितनी सीट्स बताई गई थी? 107, और उसमें से 24 सीट्स वो कितनी रहेंगी? पोक के लिए वेकेंट रहेंगी। सो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पे है।
एज पर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर शैल बी एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। तो किस आर्टिकल के दौरान जो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके द्वारा जो हमारा जम्मू कश्मीर यूटी है उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा? क्या आर्टिकल 240 है, आर्टिकल 239 है, आर्टिकल 238A है या आर्टिकल 239E है? ठीक है, बताइए ज़रा, इतनी बारे मैंने आपको बताया है, सही आंसर दीजिए। हाँ जी, ऑप्शन 4 जो आर्टिकल 239A के द्वारा जो हमारा जो यूटी है जम्मू कश्मीर वो एडमिनिस्ट्रेट होगा। और ये पहले किसके लिए था? पुडुचेरी के लिए था। हमारा यूटी भी जो है पुडुचेरी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेट होगा। ओके, सो आर्टिकल 239 क्या है? आर्टिकल 239 के साथ हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा, दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट विल बी द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली? ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने % रहेंगे टोटल मेंबर्स में से? क्या वो 10% रहेंगे, 30% रहेंगे, 15% रहेंगे, 12% रहेंगे? हाँ जी, ऑप्शन A1 आपका बिल्कुल करेक्ट है। 10% मेंबर्स जो रहेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 57 इस तरह से है। विच सेक्शन सेज दैट ऑन एंड फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डे देयर शैल बी फॉर्म्ड ए न्यू यूनियन टेरिटरी टू बी नोन एज द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर? ठीक है, तो ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन 3 वाला बिल्कुल करेक्ट है। सेक्शन 4 में ये दिया हुआ है और सेक्शन 3 में दिया हुआ है फॉर यूटी ऑफ लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पे है। चलिए, कुछ ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? चलो आप रोक लीजिए, ठीक है, पॉज कर लीजिए। अगर आपको टाइम चाहिए क्वेश्चन देखने के लिए आप पॉज कर सकते हैं, ठीक है, नो इश्यूज। विच सेक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2009 डील विद द बजट ऑफ द यूटी ऑफ JNK? ठीक है, बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो कौन सी सेक्शन डील करती है? सेक्शन 41 करती है, सेक्शन 42 करती है, 40 करती है, 43 करती है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन A आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 41। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पे है। बस एक ही क्वेश्चन और बचा है। क्वेश्चन नंबर 59, विच पार्ट ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द प्रेसिडेंट रूल? ठीक है, तो कौन सा जो पार्ट है वो प्रेसिडेंट रूल के साथ डील करता है? ठीक है, जहाँ पे ये बताया गया है कि अगर मशीनरी फेल हो जाए, ठीक है, अगर हमारे जो जम्मू कश्मीर की जो भी जो सरकार चल रही है, अगर वो मशीनरी फेल हो जाती है अपने टास्क परफॉर्म करने में, वहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल लग जाएगा। तो वो कौन से पार्ट में दिया हुआ है? ठीक है, कौन से पार्ट में दिया हुआ है? मैंने सब पार्ट आपको पढ़ाए हुए और बीच में सेक्शंस भी पढ़ाई हुई हैं। आई थिंक सेक्शन 73 समथिंग है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पार्ट 7। ठीक है, पार्ट 7 में आप जाके देखेंगे, वहाँ पे सेक्शन 73 है समथिंग, ठीक है, चेक कर लेंगे एक बार। तो वहाँ पे दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट वहाँ पे वो कंट्रोल ले सकते हैं अगर मशीनरी फेल हो जाती है जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है यूटी में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 60 है। अंडर विच सेक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 CM ऑफ JNK शैल बी अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर? ठीक है, इसको कौन सी सेक्शन के द्वारा जो है कौन से सेक्शन में दिया हुआ है कि जो CM है वो अपॉइंट होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा? ठीक है, क्या वो सेक्शन 51 है, 53 है, 54 है या 56 है? कौन सा सही हो जाएगा आपका आंसर? बताइए ज़रा, कौन सा सही हो जाएगा? सेक्शन 54 बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। यहाँ पे सेक्शन 54 के द्वारा ये दिया हुआ है कि CM जो है वो अपॉइंट होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। सो ये थे आज के कुछ MCQs। आई होप आपने ये पूरा वीडियो देख लिया होगा और अपना स्कोर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और बाकी आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और मैं आपके लिए नेक्स्ट मॉक में लेके आऊँगी। ठीक है, टॉपिक्स मैं आपको पोस्ट कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो लेट्स लर्न टुगेदर चैनल टेलीग्राम चैनल है मेरा, मैं कमेंट में पिन डाउन कर दूँगी उसका लिंक। ठीक है, तो वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगी। मैं आपको टाइम बता दूंगी टेलीग्राम चैनल पे भी कितने बजे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें से रिवाइज कर लीजिएगा और आपके दिमाग में ही बैठ जाएगा। बाकी आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।